दुबई के उस सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच उस लग्जरी तंबू में अंधेरा था। बाहर रेत ठंडी पड़ चुकी थी, पर तंबू के अंदर माहौल तप रहा था। मेरे सामने थे विक्रांत अंकल, उम्र 48 साल, मेरे पापा के दोस्त। पर उस रात वो दोस्त नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही नशा था। हम दोनों एक ही कंबल के अंदर थे। बाहर हवाएं चल रही थी और अंदर हम दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। विक्रम अंकल ने मेरे ठंडे पड़े हाथों को अपने गर्म मजबूत हाथों में लिया। उनकी हथेलियों की रगड़ से मेरे पूरे बदन में एक करंट दौड़ गया। ईशा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज बहुत गहरी और मर्दाना थी। रेगिस्तान की रातें बहुत जानलेवा होती हैं। अगर सही सहारा ना मिले तो इंसान ठंड से अकड़ जाता है। मैं कांप रही थी, ठंड से भी और उस एहसास से भी जो मुझे उनके इतना करीब होने पर हो रहा था। जी, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। वो थोड़ा और करीब खिसक आए। अब हमारा शरीर एक दूसरे से टच हो रहा था। सुना है तजुर्बेकार लोग ठंड भगाना अच्छे से जानते हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं कोशिश करूं? और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उस पल रेगिस्तान का सन्नाटा और मेरे दिल का शोर सब एक हो गया था। क्या वो सिर्फ मुझे ठंड से बचा रहे थे, या फिर वो उस आग को भड़का रहे थे जो हम दोनों के अंदर दबी हुई थी? और क्या ये जीप का खराब होना सच में एक इत्तेफाक था या कोई सोची समझी साजिश? दोस्तों, मैं इस हालत में कैसे पहुंची? कहानी शुरू हुई थी 2 दिन पहले। मेरा नाम ईशा है। मैं मुंबई से हूं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ब्रेक लेने के लिए दुबई आई थी। मेरे पापा ने कहा था कि वहां उनके एक बहुत पुराने और खास दोस्त रहते हैं, विक्रांत रायचंद। वो मेरा ख्याल रखेंगे। मैंने विक्रांत अंकल को बचपन में देखा था। मुझे लगा था कोई बोरिंग सा मोटे पेट वाला आदमी होगा। पर जब मैं दुबई एयरपोर्ट पर उतरी और मैंने उन्हें देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक चमचमाती ब्लैक मर्सिडीज के पास एक 6 फीट लंबा, फिट और बेहद हैंडसम आदमी खड़ा था। उन्होंने महंगा सूट पहना था, आंखों पर काला चश्मा था और बालों में हल्की सफेदी थी, जो उन्हें बूढ़ा नहीं बल्कि और भी ज्यादा क्लासी और हॉट बना रही थी। हेलो ईशा। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और मुस्कुराए। कसम से उनकी मुस्कान देखकर मैं अपना बैग पकड़ना भूल गई। वो किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहे थे। जी, विक्रांत अंकल? मैंने हकलाते हुए पूछा। सिर्फ विक्रांत कहो, उन्होंने मेरा बैग लेते हुए कहा। अंकल सुनकर मैं 10 साल और बूढ़ा महसूस करता हूं। हम कार में बैठे। कार के अंदर की खुशबू, उफ, वो महक ऐसी थी जो सीधे दिमाग पर चढ़ जाए। लेदर सीट्स और उनके परफ्यूम की मिक्स खुशबू। रास्ते भर वो मुझसे बात करते रहे। उनकी बातों में वो बचपना नहीं था जो मेरे कॉलेज के लड़कों में होता था। उनकी बातों में ठहराव था, एक समझदारी थी। वो मुझे दुबई की ऊंची इमारतों के बारे में बता रहे थे, पर मैं बस उन्हें देख रही थी। वो स्टीयरिंग व्हील को जिस कॉन्फिडेंस से घुमा रहे थे, उनकी कलाई पर बंधी वो महंगी घड़ी, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पापा के दोस्त के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूं। उन्होंने मुझे अपने पेंट हाउस में ठहराया। वो अकेले रहते थे। उनकी पत्नी से उनका तलाक हो चुका था। ये घर तुम्हारा है ईशा, उन्होंने कहा। बेझिझक रहना। अगले 2 दिन बहुत शानदार थे। वो मुझे शॉपिंग ले गए, डिनर पर ले गए।
मैंने महसूस किया कि जब वो मेरे साथ होते थे तो लोग हमें मुड़ मुड़ कर देखते थे। एक मिडिल एज का रईस आदमी और एक जवान लड़की। लोगों की नजरों में एक सवाल होता था, और सच कहूं तो मुझे वो अटेंशन अच्छा लग रहा था। मुझे उनके साथ सुरक्षित महसूस होता था, और साथ ही एक अजीब सी धड़कन भी महसूस होती थी। और फिर उन्होंने वो प्लान बनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। ईशा, दुबई आए और डेजर्ट सफारी नहीं की तो क्या किया? उन्होंने तीसरे दिन कहा, आज शाम हम रेगिस्तान चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं। सिर्फ हम दोनों? मेरा दिल जोर से धड़का। जी बिल्कुल, मैंने कहा। मैंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस निकाली। मैं उनके सामने अच्छा दिखना चाहती थी। शाम के 4 बजे हम निकले। इस बार उनके पास कोई ड्राइवर नहीं था, वो खुद जीप चला रहे थे। हम शहर से दूर सुनहरे रेत के टीलों के बीच पहुंच गए। सूरज ढल रहा था, पूरा रेगिस्तान सोने की तरह चमक रहा था। विक्रांत जीप को टीलों के ऊपर नीचे दौड़ा रहे थे। हर बार जब जीप उछलती, मैं डरकर उनका हाथ पकड़ लेती। डर लग रहा है? वो हंसते हुए पूछते। नहीं, आपके साथ नहीं, मैंने अनजाने में कह दिया। सूरज डूब चुका था, आसमान में तारे निकलने लगे थे। हम शहर से बहुत दूर वीराने में थे। अचानक जीप एक झटके के साथ रुक गई। विक्रांत ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। घर्र घर्र, इंजन नहीं चला। क्या हुआ? मैंने पूछा। लगता है इंजन ज्यादा गर्म हो गया है। वो बाहर निकले और बोनट खोलकर देखने लगे। रेगिस्तान में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की साए साए सुनाई दे रही थी। वो वापस आए, उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। ईशा, एक बुरी खबर है, जीप खराब हो गई है और यहां नेटवर्क भी नहीं आ रहा। मेरा गला सूख गया। तो हम क्या करेंगे? रात हो रही है। घबराओ मत, उन्होंने कहा। मैंने पास में ही एक लग्जरी कैंप देखा था। वो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। हमें आज रात वहीं रुकना पड़ेगा। आज रात वहीं रुकना पड़ेगा। मेरे पेट में अजीब सी गुदगुदी हुई। डर भी था और रोमांच भी। एक अनजान जगह पर इस बेहद आकर्षक आदमी के साथ पूरी रात अकेले। हम पैदल चले। रेत पर चलना मुश्किल था। एक बार मेरा पैर फिसला तो उन्होंने मेरी कमर पकड़कर मुझे संभाला। संभल के। उनका चेहरा मेरे बहुत करीब था। रेत और वक्त दोनों बहुत जल्दी फिसलते हैं। उनका हाथ मेरी कमर पर कुछ पल ज्यादा ही रहा। मैंने हटाया नहीं। कुछ देर बाद हमें वो कैंप दिखा। वो एक बहुत ही आलीशान तंबू था जो टूरिस्ट्स के लिए बना था, लेकिन ऑफ सीजन होने की वजह से वहां कोई और नहीं था। सिर्फ एक केयरटेकर था। विक्रांत ने उससे बात की। सिर्फ एक ही तंबू खाली है साहब, केयरटेकर ने कहा। विक्रांत ने मेरी तरफ देखा। ईशा, एक ही तंबू है, एडजस्ट कर लोगी? जी, मैंने धीरे से कहा। मेरे गाल गर्म हो रहे थे। दोस्तों, सोचिए, आप दुबई के रेगिस्तान में फंसे हैं। एक ही तंबू, एक ही रात। क्या ये इत्तेफाक था या कुछ और? अगर आप भी इस रोमांच और सस्पेंस का मजा ले रहे हैं और जानना चाहते हैं कि तंबू के अंदर क्या हुआ, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे ऐसी ही मजेदार कहानियां लाने का जोश देता है। हम तंबू के अंदर गए। वो किसी 5 स्टार होटल के कमरे जैसा था। नीचे कालीन बिछा था, मखमली गद्दे थे और बीच में एक छोटी सी टेबल पर लालटेन जल रही थी। माहौल बहुत ही रोमांटिक और नशीला था। फ्रेश हो जाओ, विक्रांत ने कहा। मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। मैंने अपना चेहरा धोया। जब मैं बाहर आई तो देखा
कि विक्रांत ने अपनी जैकेट उतार दी थी। वो अपनी सफेद शर्ट में थे, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे। वो बहुत ही रिलैक्स्ड लग रहे थे। केयरटेकर कुछ खाना और एक शराब की बोतल रख गया था। थोड़ी वाइन लोगी? उन्होंने पूछा। ठंड बढ़ रही है, गर्मी आ जाएगी। मैं पीती नहीं थी, पर उस रात मैंने मना नहीं किया। हमने वाइन पी। धीरे धीरे मेरे अंदर की झिझक खुलने लगी। ईशा, उन्होंने मेरे गिलास में और वाइन डालते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी उम्र बहुत खास है। तुम एक कली हो जो बस फूल बनने ही वाली है। मैं शर्मा गई। और आप क्या हैं? वो मुस्कुराए, वो मुस्कान जो जानलेवा थी। मैं वो माली हूं जो उस फूल की कद्र करना जानता है। आजकल के लड़कों में वो सब्र नहीं होता। वो बस फूल को तोड़ना जानते हैं। हम उसे निहारना जानते हैं। उनका ये इशारा मैं समझ रही थी। वो सीधे सीधे कह रहे थे कि वो मुझे वो दे सकते हैं जो मेरी उम्र के लड़के नहीं दे सकते। बातें करते करते रात गहरी हो गई। रेगिस्तान की ठंड अब तंबू के अंदर घुस रही थी। मेरे पास कोई जैकेट नहीं थी। मैं अपनी पतली ड्रेस में ठिठुरने लगी। ठंड लग रही है? उन्होंने पूछा। जी, बहुत, मैंने कहा। उन्होंने अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं। यहां हीटर नहीं है और कंबल भी सिर्फ एक ही है। उन्होंने गद्दे की तरफ इशारा किया। वहां एक ही बड़ा सा कंबल रखा था। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। खामोशी में बहुत कुछ कहा जा रहा था। आ जाओ, उन्होंने कहा। संकोच मत करो। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा जब तक तुम ना कहो। हम गद्दे पर लेटे। उन्होंने रजाई हमारे ऊपर डाल दी। शुरुआत में हम दोनों के बीच थोड़ी जगह थी। मैं अकड़ कर लेटी थी, पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि हमारे दांत किटकिटाने लगे। ईशा, उन्होंने करवट ली। उनका चेहरा अब मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने था। ऐसे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। पास आ जाओ। बॉडी हीट ही हमें बचा सकती है। मैंने धीरे से उनकी तरफ खिसकी। जैसे ही मेरा ठंडा हाथ उनकी गर्म छाती से लगा, मुझे लगा जैसे मैंने आग छू ली हो। उनका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। उन्होंने अपना एक हाथ मेरे सिर के नीचे रखा और दूसरे हाथ से मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अब मेरा सिर उनके कंधे पर था और उनका हाथ मेरी कमर पर। अब बेहतर है? उन्होंने मेरे बालों को सहलाते हुए पूछा। जी। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर धीरे धीरे चलने लगी। वो सहला नहीं रहे थे, वो जैसे मुझे याद कर रहे थे। तुम्हारी स्किन, उन्होंने फुसफुसाया, रेशम जैसी है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे खुरदरे हाथ इसे खरोच ना दे। नहीं, मैंने हिम्मत करके उनकी आंखों में देखा। मुझे आपके हाथ अच्छे लग रहे हैं। मेरी इस बात ने जैसे उनके सब्र का बांध तोड़ दिया। वो मेरे ऊपर थोड़ा सा झुक गए। उनकी गर्म सांसें मेरे गालों पर पड़ रही थीं। ईशा, तुम जानती हो ना ये गलत है, उन्होंने कहा, पर वो पीछे नहीं हटे। गलत और सही तो दुनिया के लिए है विक्रांत। मैंने पहली बार उन्हें उनके नाम से बुलाया। यहां रेगिस्तान में सिर्फ हम हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां मेरे होठों पर फेरना शुरू किया। तुम बहुत साहसी हो, उन्होंने कहा, और मुझे साहसी लड़कियां पसंद है। वो धीरे धीरे मेरा चेहरा अपनी तरफ करने लगे। मुझे पता था अब क्या होने वाला है, और सच कहूं तो मैं भी यही चाहती थी। मैं उस तजुर्बेकार आदमी के प्यार को महसूस करना चाहती थी। हमारे होठ बस मिलने ही वाले थे। उनके फोन की घंटी बजी। हम दोनों झटके से अलग हुए। उन्होंने फोन देखा। अलार्म था।
सुबह के 5 बज रहे थे। पता ही नहीं चला कब वक्त बीत गया। वो हंसे, एक दबी हुई हंसी। बच गई तुम, उन्होंने कहा, मेरी नाक को हल्का सा खींचते हुए। या शायद मैं बच गया। माहौल थोड़ा हल्का हो गया, पर वो टेंशन, वो अधूरापन अभी भी हवा में था। सुबह हुई, हम तंबू से बाहर आए। सूरज निकल रहा था। तभी मैंने देखा वही जीप जो कल रात खराब हो गई थी, तंबू के पीछे खड़ी थी और वो केयरटेकर उसे कपड़े से साफ कर रहा था। मैं हैरान रह गई। जीप यहां कैसे आई? और अगर ये ठीक थी तो हम यहां क्यों रुके? विक्रांत मेरे पीछे आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ईशा, गुस्सा मत होना, उन्होंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। जीप कभी खराब हुई ही नहीं थी। मैंने बस एक तार निकाल दिया था। मैं मुड़ी और उन्हें घूरा। क्या आपने झूठ बोला? झूठ नहीं, बस एक मौका चुराया, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया से दूर, इस शांति में महसूस करना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूं। और क्या जवाब मिला? मैंने नकली गुस्से से पूछा, हाथ कमर पर रखकर। जवाब? वो मेरे कान के पास आए। जवाब कल रात तुम्हारी आंखों ने दे दिया था, और तुम्हारी धड़कनों ने भी, जो मैंने सुनी थी। मेरे गाल लाल हो गए। मैं गुस्सा नहीं हो पाई। सच तो ये था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। अगली बार, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जीप मैं खराब करूंगी और अलार्म भी मैं ही बंद करूंगी। हम दोनों हंस पड़े। वापसी के रास्ते में हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। कोई नाम नहीं था उस रिश्ते का, ना दोस्ती, ना प्यार, बस एक खूबसूरत सा राज जो सिर्फ रेगिस्तान की रेत जानती थी। वो मेरे शुगर डैडी नहीं थे। मुझे पता था कि ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां गलत और सही का फर्क मिट जाता है। क्या मैंने सही किया? अगर आपको ये हल्की फुल्की, नटखट और रोमांटिक कहानी पसंद आई हो, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरी डायरी के पन्ने अभी और भी खुलने बाकी हैं। क्या आप पार्ट देखना चाहेंगे? इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करें।